हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों का कल ही से पेपर है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर है, जो लगभग सभी बच्चे इसका पेपर दे रहे होंगे HIVI और IDT के। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आई हूँ और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगी लगभग वो सारे क्वेश्चन आपको अपने इस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले हम ICF के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि ICF क्या है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ICF जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं। WHO ने 1980 में इस वर्गीकरण की फिर से पुष्टि की और 2001 में फंक्शनिंग, विकलांगता और स्वास्थ्य ICF का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जारी किया। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, जो कि ICF का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, जो कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग शरीर के कार्यों, उदाहरण के लिए शारीरिक या मनोवैज्ञानिक, और शारीरिक संरचनाओं जैसे कि शारीरिक भागों और आँखों और संबंधित संरचनाओं के बीच अंतर करता है, यानी कि पूरे शरीर में डिवाइडेशन का कार्य करता है, जो ICF होता है। शरीर संरचना का कार्य में हानि को कुछ आम तौर पर स्वीकृत जनसंख्या मानकों से एक विसंगति दोष, हानि या अन्य महत्वपूर्ण विचलन को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई जनसंख्या ले लेते हैं किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र की जनसंख्या में कितने बालक या व्यक्ति विसंगति हैं, यानी कि उसमें कोई दिव्यांगता पाई जा रही है, या किसी प्रकार का दोष है, हानि है, या अन्य कोई शारीरिक संरचना में उनके गड़बड़ी दिख रही है, या कोई विचलन है, जो कि उनके शरीर में ये विचलन है या दोष है या त्रुटि जो पाई जा रही है, वो कभी भी खत्म होने वाली ना हो। वो अगर इस चीज़ से ग्रसित है, व्यक्ति को इस प्रकार से किसी भी प्रकार का हानि है, तो वो इसमें आपके शामिल होंगे, जो कि आपके ICF के अंतर्गत शामिल रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 के अनुसार समय के साथ उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली और दिव्यांगता का एक संदर्भ होता है। इसलिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग में पर्यावरणीय कारकों की एक सूची भी शामिल है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग को आधिकारिक तौर पर भी 22 मई 2001 को चौथे विश्व स्वास्थ्य सभा में संकलित किया गया था और विश्व के सभी 191 WHO सदस्य देशों द्वारा समर्थन भी दिया गया था। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग कामकाज के 9 व्यापक डोमेन भी सूचीबद्ध हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है ज्ञान, सीखना और लगाना, दूसरा है सामान्य कार्य और मांग, तीसरा है संचार, चौथा है चलना फिरना, और पांचवा है स्वयं की देखभाल, छठा है आपका घरेलू जीवन, नेक्स्ट है आपका पारस्परिक संपर्क और संबंध, नेक्स्ट है प्रमुख जीवन क्षेत्र, और लास्ट है आपका सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन। तो ये सभी आपके इसमें सूचीबद्ध हैं, जो कि आपके ICF के अंतर्गत शामिल हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग प्रत्येक घटक में श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित डोमेन होते हैं। ये संबंधित शारीरिक कार्यों, शारीरिक संरचनाओं, कार्यों, जीवन के क्षेत्रों और बाहरी प्रभावों के समूह हैं। ICF के पास तालिका 1 में सूचीबद्ध प्रत्येक डोमेन के लिए एक अलग अध्याय है।
यानी कि जो ICF होता है ये संपूर्ण शारीरिक कार्यों, शारीरिक संरचनाओं, जीवन में जो भी कार्य हो रहे हों या जीवन के बाहरी वातावरण में जो कार्य हो रहे हों, ये सब चीज़ों का एक मिश्रण या कह लीजिए एक सूचीबद्ध तरीका होता है। यही आपका ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे PWD एक्ट 1995, दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। PWD एक्ट 1995 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समरी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ही शॉर्ट बताती हूँ तो आप लोगों को समस्या होंगी। तो इसलिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत देश में दिव्यांगों के अधिकारों और विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानून बनाया था। इसने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आरक्षण का भी प्रावधान किया था। यह अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों के लिए अधिकार अधिनियम के बनने के बाद ही समाप्त कर दिया गया है, लेकिन छात्रों को ध्यान में रखकर इस पुराने अधिनियम की चर्चा यहाँ जरूरी है। नए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रावधानों को सम्मिलित कर दिव्यांगजनों को ज़्यादा अधिकार देने का काम किया है। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। इस अधिनियम को समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम विकलांगजन अधिकार अधिनियम PWD एक्ट, जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो ये अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, PWD एक्ट 1995। PWD एक्ट 1995 क्या है, तो मैं अगर आपको थोड़े शब्दों में कहूँ तो PWD एक्ट जो होता है ये आपका 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को भी लिपिबद्ध कर दिया गया था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1995 को ये पारित किया गया, 7 फरवरी 1996 को ये लिपिबद्ध किया गया। और जो PWD एक्ट है जिसमें पुनर्वास को ये बढ़ावा देता है, साथ ही विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है और बेरोजगार भत्ते जो हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं। ऐसे ये समान अधिकार दिव्यांगजनों को दिलाता है। साथ ही आपके PWD एक्ट 1995 में आपके अगर बात करें इसमें कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं, तो इसमें आपके 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है दृष्टिबाधित, जिसको ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सबसे पहली दिव्यांगता है। PWD एक्ट के अंतर्गत आने वाली जो हमारी दिव्यांगताओं में से दृष्टिबाधित दिव्यांगता है, इसके बारे में जानेंगे। दृष्टि दिव्यांगता एक ऐसी दशा है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में विभिन्न स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान रहती है, जैसे दृष्टि का पूर्ण अभाव होना। दूसरा है सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख की दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 स्नेलन या फिर उससे भी कम। नेक्स्ट है दृष्टि तीक्ष्णता जो होती है वो 10 डिग्री के समान हो, यानी कि
हमारे देखने की जो क्षमता होती है या हमारा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो 10 डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आने वाली दूसरी दिव्यांगता है हमारी अल्पदृष्टि बाधिता, जिसको लो विजन भी बोलते हैं। अल्प दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्न में से कोई एक स्थिति शामिल होती है, जैसे बेहतर आँख में सुधारक लेंसों के साथ साथ 6/18 से अधिक ना हो या फिर 20/60 से कम ना हो, जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता संवेदनशील होगी, उसमें सुधारक लेंसों के साथ साथ 6/18 से अधिक या 20/60 इस लेंस से कम ना हो। दूसरा है 10 से अधिक या 40 डिग्री तक दृश्य तीक्ष्णता या दृष्टि क्षेत्र या परिसीमा होनी चाहिए, या फिर उससे कम होगा तो उसे लो विजन होगा। यानी कि लो विजन क्या है? लो विजन वह है या अल्पदृष्टि बाधित व्यक्ति उसे कहेंगे जिसमें व्यक्ति सुधारक लेंसों के साथ में वो 3 फीट की दूरी पर जो रखी वस्तु होता है उसको देख लेता है, और वही वस्तु एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसे 18 फीट की दूरी से देख लेता है बिना सुधारक लेंसों के साथ। तीसरी दिव्यांगता है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत श्रवण बाधित, जिसको बधिर भी बोलते हैं। श्रवण बाधित व्यक्ति किसे कहेंगे? श्रवण बाधित व्यक्ति वह होता है जिसमें संवाद या कह लीजिए कि आवृत्तियाँ जो होती हैं वो 70 डेसिबल से कम ना हो। यदि 70 डेसिबल उससे कम है उसके सुनने की आवृत्ति जो होती है, सुनने पे जब कंपन होता है, जो कंपन करके आवाज़ कान में जाती है, अगर 70 डेसिबल से कम पाया जाता है तो वह बच्चा क्या होता है? श्रवण बाधित होता है। यानी कि श्रवण बाधित व्यक्ति उसे कहेंगे जो 65 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल के बीच की जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो ह्रास हों। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत चौथी दिव्यांगता है चलन निःशक्तता, जिसको गतिशील दिव्यांगता भी बोलते हैं। गतिशील दिव्यांगता में क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसको चलने में असमर्थता हो, जैसे कि उसके हाथ पांव की हड्डियों में जकड़न आ जाए या अकड़न हो, या कोई ऐसी गतिविधि करने के लिए वो जब उत्सुक हो, या फिर वस्तुओं के चालन में उसे दिक्कत आए या समस्या आए तो उसे गतिशीलता बोलते हैं, गतिशील में बाधिता। या चलन नहीं सकता उस व्यक्ति को कहेंगे जिनके हाथ पांव की हड्डियों में अकड़न आ जाए, उस अकड़न के कारण या उस जकड़न के कारण उन्हें कोई कार्य करने में समस्या हो रही है, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर उन्हें समस्या आती है, तो उसे क्या कहेंगे? चलन निःशक्तता, या उसी को गतिशील दिव्यांगता कहेंगे। पांचवी दिव्यांगता है कुष्ठ रोग मुक्त। कुष्ठ रोग मुक्त उस व्यक्ति को कहेंगे जिस व्यक्ति में हाथ पांव के संवेदनशीलता समाप्त हो गई हो। अर्थात कुष्ठ रोग मुक्त का मतलब यह होता है कि व्यक्ति ने दवा करा के जब उस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाता है या उस उपचार के बाद में उसके हाथ पैर की जो संवेदनशीलता होती है या आँख के पलकों की संवेदनशीलता होती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उपचार कराया कुष्ठ रोग मुक्त का, बाद में वो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद भी उसके हाथ में और पैर में किसी भी प्रकार का जो कह लीजिए कि हमारा ये सेंस ऑर्गन है, इस सेंस ऑर्गन में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता मर जाती है, रह नहीं जाती है। तो ऐसा कहाँ कहाँ होता है? हाथ पैर और आँख की पलकों पर। तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति उसे कहेंगे जिसमें
उपचार के बाद भी उनके हाथ पैर या आँख की पलकों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। अगला हमारा है छठा, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत हमारा मानसिक रोग भी आता है। मानसिक रोग किसे कहेंगे? मानसिक रोग से जो हमारा व्यक्ति या बालक जो पीड़ित होता है उसमें मनोदशा, बोध, स्मरण शक्ति जैसे विकार पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी स्मरण शक्ति, बोध शक्ति, उसकी जो मनोदशा होगी या उसमें जो चेतन मन होगा वो उसके अंदर कमी पाई जाएगी, यानी कि उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो ज्ञान नहीं अच्छे से अर्जित कर पाएगा, बोध नहीं कर पाएगा। हर समय वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो उसे कार्य करना होगा उस कार्य को वो नहीं कर पाएगा, या फिर जो उसे याद करना होगा उसे याद नहीं कर पाएगा। अर्थात उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही वो निर्णय लेने की शक्ति और उसमें स्मरण करने की शक्ति या बोध ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति ये क्षीण हो जाएगी। वास्तविकता की पहचान करने की जो क्षमता होती है वह भी इनमें प्रभावित होने लगता है, किंतु इनके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं आता है। अब जैसे मानसिक मंदता और मानसिक रोग में अगर हम देखें तो जो मानसिक रोग होता है वो मानसिक मंदता से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मानसिक मंदता जो होता है उसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता है, उसका आईक्यू लेवल कम होता है। लेकिन जो मानसिक रोग से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसका आईक्यू लेवल ठीक होता है। केवल और केवल उसे ज्ञान प्राप्त करने में, बोध करने में, या कह लीजिए स्मरण शक्ति में, विचार विमर्श करने में, निर्णय लेने में, वास्तविकता की पहचान करने में ऐसी समस्याएं उसके अंदर आती हैं, ना कि उसका आईक्यू लेवल कम होता है। मानसिक मंदता का मानसिक बीमारी से कोई रिलेटेड नहीं होता है। और सातवां है हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आने वाला मानसिक मंदता। मानसिक मंदता मानसिक बीमारी नहीं होती है। मानसिक मंदता का मानसिक बीमारी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मानसिक मंदता से जो पीड़ित व्यक्ति या बालक होता है उसमें उसका विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है, या कह लीजिए अपूर्ण होता है। विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धि का सामान्य से कम होना, यानी कि सामान्य व्यक्तियों से इनका आईक्यू लेवल कम होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति तर्क शक्ति करने में, स्मरण शक्ति करने में, इन सब में वो पारंगत होता है, वैसे ये जो मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो इसमें पारंगत नहीं होते हैं, बल्कि उनको ये सारे कार्य करने में प्रॉब्लम होती है, उनका आईक्यू लेवल कम पाया जाता है एक सामान्य व्यक्ति से। तो ये 7 प्रकार की दिव्यांगता थी जो आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसको हटाकर अब 21 प्रकार की दिव्यांगता आपको देखने को मिलता है। 21 प्रकार की दिव्यांगता आपको देखने को मिलता है, जो कि आप किस में देख रहे होंगे? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत जो दिव्यांगताएं पाई जाती हैं वो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं पाई जाती हैं। इसके पूर्व का जो वीडियो हमने बनाया है उसमें आपको 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल आपको मिल जाएंगी। तो हम आगे नेक्स्ट कोई टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे इस पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बेंचमार्क दिव्यांगता। ये हमारा कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो एक बार हम देख लेते हैं बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होती है। बेंचमार्क दिव्यांगता उसे कहते हैं जिन व्यक्तियों का दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना होता है, या कह लीजिए कि उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना होता है। उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यदि 40% उसकी दिव्यांगता उसमें दर्शाई गई है तो वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा।
और यदि 40% से कम दिव्यांगता दर्शाई जा रही है, वैसे 40% से कम दिव्यांगता दर्शाई नहीं जाती है क्योंकि उसके नीचे वाले व्यक्ति दिव्यांग नहीं माने जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं देखने को मिलता भी है तो वह व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जब संदर्भित दिव्यांग प्रमाण पत्र पर प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत दिव्यांगता के 40% से न्यून का जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति हमारा सामान्य होता है। यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यदि 40% से कम दिव्यांगता हासिल करके व्यक्ति या बालक आता है तो वह दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आएगा, और यदि 40% से ऊपर उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनी है तो वह आपके दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकृत किया जाता है या प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाती है कि यह व्यक्ति या बालक 40% अगर वो दिव्यांगता रखता है तो वह बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि RCI के नाम से जाना जाता है। तो RCI क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो RCI कब लागू हुआ या इसका अधिनियम कब बना, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार ने इसको वर्ष 1996 में भारतीय पुनर्वास परिषद के स्थापना के रूप में लाया, और यह विकलांगता के क्षेत्र में इनका जो कार्यकाल होता है वो व्यक्तियों तथा संस्थाओं को मान्यता देना तथा जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। यानी कि कुल मिला के ये दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को आगे लाने का पूरा प्रयास करता है। जैसे RCI का काम क्या होता है, एक बार आप लोग फिर से सुन लें। भारतीय पुनर्वास परिषद जो होता है वो दिव्यांगता पुनर्वास, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों को, कर्मियों के लिए प्रशिक्षण व कार्यक्रमों को रेगुलेट करना, निगरानी करने, दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर RCI बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम को संसद ने 2000 में क्रमांक संख्या 38 का 2000 में संशोधित कर इसे व्यापक रूप में बना दिया था। इसके अंतर्गत आपके 4 प्रकार की दिव्यांगताएं भी शामिल हैं। 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। NTA के अनुसार आपकी 4 दिव्यांगताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे RCI का पूरा नाम। इसका पूरा नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। इसका जो अधिनियम संख्या है वो क्रमांक संख्या 34 है। सन 1992 में ये पारित किया गया। कुल अध्याय इसमें 3 हैं। अनुच्छेद इसमें आपके 30 हैं, और राष्ट्रपति की सहमति से ये 1 9 1992 को ये पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? RCI के जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें मान्यता को रद्द कर देना, शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को तय करना, व्यावसायिकों का पंजीकरण, पंजीकृत व्यावसायिकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना, अस्थायी रूप से रजिस्टर से नाम हटाना, रजिस्टर में नाम हटाने से विरुद्ध अपील की गई सुनवाई करना, परिषद द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराना, पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकार और पंजीकरण से नाम हटाना और अंतरिम रूप से संचालन करना, पंजीकरण से हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील। तो ये सब RCI के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिव्यांगता रोकथाम रणनीतियाँ। दिव्यांगता की रोकथाम का लक्ष्य अधिकतम देखभाल और लागत परिणामों को प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति के कामकाज, बेहतरी और उसके जीवन की गुणवत्ता को अधिकतम करना है।
दिव्यांगता की रोकथाम करने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करके उसमें कुछ ऐसे लागत परिणाम लगा करके उस व्यक्ति को व्यावसायिक बनाया जाए या फिर उसे शिक्षा दी जाए और उसे इस लायक बनाया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन स्वयं से कर सके। तो रोकथाम के लिए 3 रणनीतियाँ बनी हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी आता है, जिसमें प्राइमरी रोकथाम हमारा क्या है कि जिसमें प्राथमिक रोकथाम को रोग से बचाव के लिए निर्देशित किया जाता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे को रोग से बचाना चाहिए ताकि उसमें दिव्यांगता ना आने पाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो किसी न किसी रूप में बच्चे में अपना प्रवेश कर लेंगी। तो इसलिए बच्चे का रखरखाव या रोग से उसका बचाव बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे प्राथमिक उपचार में आपका तंबाकू, शराब या अनेक प्रकार के जो मादक पदार्थ होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। एक बचाव के सुझाव जैसे कि बुजुर्ग में वार्षिक इन्फ्लुएंजाइटी के प्रदान करके रोग की रुग्णता और देखभाल की लागत में कमी को महसूस करना आदि है। जैसे एक दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसमें हम रोग से बचाव करने के लिए बहुत सारे उसके देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से एक बुजुर्ग की भी देखभाल की जाती है ताकि उसमें भी किसी भी प्रकार से कोई बीमारी ना प्रवेश कर पाए, ना ही वो किसी रोग से ग्रसित हो पाए। यानी कि उसमें मादक पदार्थ अगर वो सेवन कर रहा है तो उसमें रोग जरूर पनपेंगे। यानी कि तंबाकू खा रहा है तो निकोटीन का प्रभाव पड़ेगा, उससे भी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। शराब पी रहा है तो उससे भी उसके लीवर या फेफड़े खराब हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति का देखभाल किया जाता है, वैसे प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हमारे बुजुर्ग व्यक्ति भी आते हैं, उनका भी हमें देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, जिसमें माध्यमिक रोकथाम आता है। हमारा माध्यमिक रोकथाम क्या है? हमारा माध्यमिक रोकथाम की प्रगति के प्रारंभिक चरण में स्पर्शोन्मुख रोग या बीमारी का प्रारंभिक पता लगाना या उपचार शामिल है। यानी कि स्पर्शोन्मुख का मतलब यह होता है जो कि संक्रमण बीमारी होती है, माध्यमिक रोकथाम में उससे बचना चाहिए। जैसे कैंसर स्क्रीनिंग, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता के लिए अनेक प्रकार के जो उपचार किए जाते हैं वो हमें उपचार करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अगर दिव्यांगता से पीड़ित है या फिर उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी आ रही है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करके उसका उपचार कराना चाहिए। और माध्यमिक रोकथाम सेवाएं जिन्हें अक्सर एक कमज़ोर आबादी में देखा जा सकता है, जिस उसमें फाल्स, असंयम, अवसाद, बहुध्रुवीता या अन्य सामान्य जेनरेटिक सिंड्रोम के लिए जोखिम जांच शामिल है। या वहाँ पे पाया जाता है, जैसे छोटी छोटी आबादियाँ होती हैं जहाँ पे, जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा आबादी है, लोग झुग्गी झोपड़ी में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि संक्रमण बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनेटिक सिंड्रोम का भी वहाँ पे देखा गया है कि उससे भी लोग बचते हैं। अगर वहाँ बचाव करेंगे तो फिर माध्यमिक रोकथाम से बच सकते हैं, यानी कि उनमें और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं पनप पाएगी। अगला है हमारा तृतीयक रोकथाम। तृतीयक रोकथाम में जो पुरानी बीमारी होती है उसका प्रबंधन जो क्षेत्र होता है उसका सबसे पहले रुकावट करा जाता है, क्योंकि अगर रोग ज़्यादा अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है तो उसके कार्यात्मक में हमें गिरावट लाना चाहिए ताकि अन्य बच्चे उससे या अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित ना हों। तो ये हमारा कुछ शुरुआती हस्तक्षेप इसमें शामिल होता है। क्रोनिक केयर डिलीवरी को एकीकृत करने की पूरी प्रक्रिया को तृतीयक रोकथाम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जोखिम स्क्रीनिंग को एक ज़रूरत मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है जो लचीली क्लांटिक केंद्रिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। ऐसे मॉडल के लिए एक ये नींव रखी गई है जो कि तृतीयक रोकथाम के रूप में सामने आता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में दिव्यांगों की जनसंख्या।
यानी कि भारत में अक्षमता की जो व्यापकता है वह क्या है। सन 2011 में भारत की सन 2011 में भारत की जनगणना कार्यालय के 8 प्रकार की दिव्यांगता को देखने को मिलता है, जिसमें सुनने, बोलने, आंदोलन में, मानसिकता में व मानसिक बीमारी में, किसी अन्य और बहुविकलांगता के बारे में सर्वे किया गया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों के 2.68 मिलियन व्यक्ति थे, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कुल दिव्यांगों की जनसंख्या जो थी वो 2.28 मिलियन व्यक्तियों की थी, और ये जनसंख्या का लगभग 2.21% आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी में से लगभग 1.50 मिलियन पुरुष और 1.18 मिलियन महिलाएं शामिल थीं। इसमें दृश्य, श्रवण, भाषण और लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता या मानसिक रोग जिसको बोलते हैं, ये सारी दिव्यांगताएं इसमें शामिल थी। तो आप देख सकते हैं भारत के दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या, जो कि आपके जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2.21% तक ये ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कुल दिव्यांगों की संख्या कितनी थी, 2.68, और यह कुल जनसंख्या का 2.21% था। यानी कि भारत में दिव्यांगों की जो जनसंख्या थी वह दिव्यांगता की वो बहुत ही भारी मात्रा में थी। अब हम बात करेंगे श्रवण बाधिता की। श्रवण बाधिता क्या होती है? सबसे पहले आप कान की संरचना देखेंगे। ये कान की संरचना है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इनर कैनल लगा है, इसमें आउटर ईयर है, ईयर ड्रम है, इनर ईयर है, मिडिल ईयर है और ईयर लोब है। तो ये आप देख सकते हैं, जब आप इसको परिभाषित करें तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, और इसके बाद ये फिगर बना के आप अपना ये श्रवण बाधिता का जो क्वेश्चन होगा उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये फिगर अच्छे से देख लीजिए और इस फिगर को ज़रूर बनाइएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप पुनः इसको देख कर ही जाइएगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1992 के अनुसार श्रवण दिव्यांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता है, अर्थात अच्छे कान में 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण अक्षमता कहलाता है। यानी कि सुनने की जो शक्ति में किसी भी प्रकार की जो कमी पाई जाती है उसको सुनने का बाधक मानते हैं, या किसी भी सीमा या स्तर तक हो सकता है। यदि सुनने की बाधा अधिक शक्तिशाली हो तो व्यक्ति में वाणी एवं मौखिक संप्रेषण में भी कठिनाई हो जाती है, जिसमें वह मौखिक रूप से अपने विचारों या भावनाओं को, इच्छाओं का आदान प्रदान व मुख से बोलकर वो कुछ नहीं कर पाता है। अर्थात बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अगर 70 डेसिबल की उसमें कमी पाई जा रही है तो वह व्यक्ति बोलने में असमर्थ होगा या सुनने में असमर्थ होगा। जब वो सुन नहीं पाएगा तो बोलना उसमें हो नहीं पाएगा, यानी कि वाणी का विकास भी नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति या बच्चे में बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से सुनने की जो क्षमता में आई कमी होती है उसी को श्रवण दोष या बहरापन कहते हैं। तो ये आपके श्रवण दोष की परिभाषा थी। आप थोड़ा सा इसमें और अगर आगे जाएंगे तो इसके प्रकार देखेंगे, किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आप देख सकते हैं, जिसमें 0 से 25 डेसिबल जो होता है वो सामान्य का होता है, 26 से 40 डेसिबल जो होता है वो माइल्ड का होता है, 41 से 55 डेसिबल जो होता है वो मॉडरेट का होता है, 56 से 70 डेसिबल जो होता है वो मॉडरेटली यानी कि अल्पतम होता है, 71 से 90 डेसिबल गंभीर होता है, सर्वर होता है, और 91 से अधिक जो होता है वो प्रोफाउंड होता है। यानी कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपके
0 से लेके 91 से अधिक तक सारा आपका डिवाइड किया गया है। ये वर्गीकरण है उसका। अब हम बात करेंगे बहुविकलांगता की। बहुविकलांगता क्या है? बहुविकलांगता एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं का समूह होता है। इसके अंतर्गत बधिरांधता, दृष्टि दिव्यांगता जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य या दृष्टि से ह्रास हो, या गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं इसमें अभिप्रेत होती हैं। यानी कि कुल मिलाकर बहुविकलांगता का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे में एक या एक से अधिक विकलांगता का होना, जिसके कारण उसका सामाजिक विकास या शिक्षण एवं व्यवहारिक जीवन की जो रूपरेखा होती है वो सामान्य से अलग हो जाती है। और बहुविकलांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और मानसिक विकृतियों के साथ साथ उसमें अन्य दिव्यांगता या कह लीजिए अत्यधिक हीन भावना का शिकार हो जाना, जो कि धीरे धीरे सामान्य व्यक्तियों से ये विरक्त होने लगते हैं या सामान्य व्यक्तियों से ये अलग कर दिए जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या बच्चे में 2 या 2 से अधिक समस्याएं अगर उसमें शामिल हैं या उत्पन्न हो रही हैं, या कोई ऐसी समस्या की प्रकृति उनमें अधिक गंभीर रूप ले रही है, तो उसे बहुविकलांगता कहते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता की। अधिगम अक्षमता क्या होता है? शिक्षक कक्षा में अपनी पूरी लगन, आत्मविश्वास एवं प्रेरणा के साथ पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे लिखने में लिखावट अच्छी नहीं होना, या किसी अक्षर को उल्टा लिख देना, पढ़ने में कमज़ोर होना, लिखने के समय कोई अक्षर छोड़ देना, या गणित का प्रश्न हल करने में उनको कठिनाई आना, या कोई अक्षर को नकल करने में गलत कर देना, याददाश्त का कमज़ोर होना, वाक भाषा संबंधी त्रुटियां होना। तो ये सारे लक्षण किस में पाए जा रहे हैं? आपके अधिगम अक्षमता में। काम करते समय दोनों हाथों का प्रयोग करना, एक जगह पर उचित समय के लिए नहीं बैठना, पढ़ने में औसत से कम या औसत से अधिक या अन्य बच्चों से पीछे रह जाना, अधिक बुद्धिलब्धता या कम बुद्धि लब्धि का होना, पढ़ाई में पूर्ण ध्यान केंद्रित न कर पाना आदि जैसी समस्याएं इनमें पाई जाती हैं। जो कि अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें ये सारी समस्याएं शामिल होती हैं। अर्थात जो बच्चा पढ़ने, लिखने या बोलने, सुनने, याद करने या स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति या फिर उनमें अन्य किसी भी प्रकार का जैसे कि कार्य करने की शैली में वो दोनों हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसी अक्षमताएं देखने को मिल रही हैं तो वह बच्चा अधिगम अक्षमता से ग्रसित होगा आपका। और अक्षमता जो है आपकी, यह अधिगम अक्षमता, इसको 1962 ईस्वी में सैमुअल क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने बच्चों में चंचलता प्रवृत्ति, भाषा त्रुटि एवं पढ़ने में अक्षमता देखी और उसी के आधार पर इन्होंने अधिगम अक्षमता को बताया और उसको परिभाषित किया। इनकी पहचान 4 से 5 वर्षों की आयु में ही की जाती है। इसके बाद करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि अधिगम अक्षमता जो है ये श्रवण दिव्यांगता की तरह एक छिपी दिव्यांगता होती है, जिसमें जो ग्रसित व्यक्ति के सीखने की क्षमता होती है वो सामान्य से लगभग कम होती है। या कह लीजिए कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि एक अधिगम अक्षम जो बालक होता है उसका जो बुद्धि होता है प्रारंभिक अवस्था में सामान्य बालकों के जैसी ही होती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद बुद्धि लब्धि का जो प्राप्तांक होता है वो सामान्य से कम होने लगता है। इस समस्या से ग्रसित बालक में स्मृति प्रत्यक्षीकरण की समस्या भी देखने को मिलती है, जिसमें उनके मैंने जैसा कि बताया कि भाषा, गणित, तार्किकता और लिखने पढ़ने या फिर सुनने बोलने या सामाजिकता या कह लीजिए समाज से सामंजस्य, ये सारी कमियां उनमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन या फिर बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसी को बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता या मानसिक विकलांगता, ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो मानसिक मंद या मानसिक विकलांग उस व्यक्ति को कहेंगे
जिसके मस्तिष्क का विकास जो होता है वो अपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, या कह लीजिए मस्तिष्क विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति या बच्चे के सोचने या समझने या लिखने पढ़ने या अन्य बच्चों की अपेक्षा वो कमज़ोर होते हैं और सामान्य बच्चों से थोड़ा सा हटके होते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो मानसिक मंदता की जो परिभाषा होती है उसके लक्षणों और व्यवहारों या क्षमताओं के आधार पर दी जाती है, लेकिन समय समय पर अनेक अनुसंधानों या शोधों के अनुसार इसकी परिभाषा भी बदलती रहती है। बौद्धिक अक्षमता को अगर हम परिभाषित करेंगे या मानसिक मंदता को, तो मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति या बच्चे में शारीरिक विकास की तुलना में उसका जो मानसिक विकास होता है वो कि अवरुद्ध हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने इस परिभाषा में देखा। यानी कि यह समस्या विकास की जो दशाएं होती हैं या उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करता है, और मानसिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं उनके कार्य जो होते हैं बहुत ही विलंब से होते हैं। साथ ही किसी बात को सीखने में या फिर कह लीजिए कोई कौशल कार्य करने में ये अधिक समय लेते हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये दूसरे बच्चों के साथ अपना जो सामंजस्य होता है उसको स्थापित करने में भी असमर्थ होते हैं। और मानसिक मंदता जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान है या अज्ञात जो कारण होते हैं उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षत के कारण भी उत्पन्न होता है। यानी कि एक बालक या व्यक्ति में जो मानसिक मंदता आता है उसका कोई भी कारण ज्ञात या अज्ञात दोनों हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की, जिसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, तथा पॉल्सी का अर्थ होता है किसी असामान्यता या क्षति से जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देता है। यानी कि सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग की क्षति, तथा पॉल्सी का अर्थ होता है कोई ऐसी असामान्यता या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर दे, यानी कि शरीर पे समन्वय न बन पाए। या फिर सेरेब्रल पॉल्सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को या भी कहते हैं मस्तिष्क का लकवा। सेरेब्रल पॉल्सी जो होती है वो कोई घात से या कोई अविकासशील अवस्थाओं के समूह से होती है जो अविकसित तंत्रिकाओं या दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक निर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, जैसे जन्म के पहले या जन्म के दौरान या फिर जन्म के पश्चात। साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इन बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है सामान्य बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन इनका जो विकास होता है वह मानसिक विकास स्वलीन के कारण प्रभावित हो जाता है। यह स्वलीन से जो ग्रसित बालक की पहचान होती है सामान्यतः लगभग 3 वर्ष की आयु में ही कर ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑटिज्म से जो ग्रसित 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और स्वालीनता की जो समस्या से ग्रसित बालक में सोच विचार या तर्क वितर्क या निर्णय लेने की जो क्षमता होती है इसका भी अभाव पाया जाता है। एक शोध के अनुसार यह भी पाया गया है कि लड़कियों की अपेक्षा यह ऑटिज्म जो होता है ये लड़कों में अधिक पाया जाता है। 1801 ईस्वी में लगभग जीन इटार्ड ने एक ऐसे 12 वर्षीय बालक को जंगल में पकड़कर लेके आए या जंगल से पकड़ के लेके आए जो बोलने में असमर्थ था तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह इशारे का सहारा लेता था और इशारे के माध्यम से ही समझाता था कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। साथ ही यह भी उससे सिद्ध होता है कि स्वालीन जो होते हैं बच्चे उनका जो वातावरण होता है और या सामाजिक वातावरण जो होता है उस पर निर्भरता आती है, क्योंकि बच्चे स्वालीन तब नहीं होंगे अगर उनका सामाजिकता या फिर उनका जो वातावरण है वो दोनों अगर सही हैं उसके, या कह लीजिए शुद्ध हैं, परिवेश अच्छा है उसका या सामाजिक परिवेश जो उसका है वो दोनों अगर अच्छा रहेगा तो फिर उसमें स्वालीनता की भावना नहीं आएगी।
अभी हमारा एक दो टॉपिक और बच रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में ही। सबसे पहले हम देखते हैं अब इसमें बधिरांधता, परिभाषा और प्रकार। बधिरांधता एक ऐसी स्थिति है जिससे ग्रसित सेवार्थी में श्रवण व दृष्टि दोनों अक्षमताएं पाई जाती हैं। बधिरांधता से ग्रसित सेवार्थी के लिए यह दुनिया एक सीमित दायरे में दिखाई देती है, अर्थात न सुनने न देखने के कारण उनकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है, और ये कह लीजिए कि कुछ भी उनको अनुभव करना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है सामान्य की अपेक्षा। एक साथ दोनों ज्ञानेंद्रियों में क्षति हो जाने के कारण इनकी जो समस्या होती है वो अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। अतः इस समस्या से जो ग्रसित हमारे जो विद्यार्थी होते हैं या बालक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भाषा विकास, संप्रेषण कौशल के साथ साथ गामक अक्षमता में भी ये प्रभावित होते हैं, या कह लीजिए गामक अक्षमता से भी ये ग्रसित होते हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लिंडबर्ग के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या है कि बधिरांधता देखने व सुनने की दिव्यांगता का एक ऐसा समायोजन है जिससे बच्चे में संप्रेषण, विकासात्मक और शिक्षा की ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है कि उसे ना तो बधिर बच्चे के लिए विशेष कार्यक्रम और ना ही दृष्टिबाधित के लिए विशेष कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। यानी कि बधिरांधता से ग्रसित जो व्यक्ति या बालक होता है वो इन दोनों से वंचित रह जाता है। बधिरांधता का जो अर्थ होता है वो श्रवण और दृष्टि बाधित के समन्वित रूप से होता है। इन दोनों दिव्यांगताओं के समायोजन के कारण बच्चे या व्यक्ति में गंभीर संप्रेषणात्मक या विकासात्मक शैक्षिक योग्यता प्रभावित होती है उसकी। साथ ही बधिरांधता को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भी देखा जा सकता है तथा इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है जन्मजात बधिरांधता, दूसरा होता है अभिग्रहित बधिरांधता, तीसरा होता है गुणसूत्रीय बधिरांधता। तो ये था बधिरांधता के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनकी शीघ्र पहचान करना आवश्यक होता है, जिससे बच्चे की मूल जो समस्या होती है उसको संलग्न कर उनकी समस्याओं को जोड़ने से, या कह लीजिए उनकी समस्याओं से उनको जूझने से रोका जा सकता है। विभिन्न विद्वानों का यह भी मानना है कि बच्चे की दिव्यांगता की पहचान जितनी जल्दी की जाएगी, प्रबंधन उतना करने में कम समय लगेगा, या कह लीजिए कि उनका जो प्रबंधन करने का खर्च आएगा वह भी कम लगेगा। दिव्यांगता से जो ग्रसित बालक के माता पिता होते हैं असामान्यतः व सामान्यतः अज्ञानवश उनके दिव्यांगता की पहचान करने में वो बहुत ही देर कर देते हैं, जिसके कारणवश बच्चे की मूल समस्याओं को कह लीजिए कि उसके साथ साथ और भी उसमें समस्याएं जुड़ने लगती हैं या संलग्न होने लगती हैं, जिससे कि बाद में जाकर जो गंभीर रूप ले लेता है और उसका प्रबंधन करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगता है, या कह लीजिए उसके लिए फिर बाद में उपचार करना वो एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है, जिसके कारण बच्चे में वो आजीवन भर दिव्यांगता बनी रह जाती है। इसीलिए शीघ्र पहचान करके उसका उपचार करना जरूरी होता है। अब हम परिभाषा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की के अनुसार देखते हैं, इनके अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर देन केयर या मैनेजमेंट, अर्थात इनका मानना है कि देखभाल से अच्छा शीघ्र निदान होता है। देखभाल से अच्छा शीघ्र निदान होता है। निदान के लिए शीघ्र पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। अब लाइनबर्ग के अनुसार अगर हम देखें तो किसी समस्या की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करना ही शीघ्र पहचान कहलाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे शीघ्र पहचान के लाभ क्या क्या हैं। तो शीघ्र पहचान करने से समस्या को जटिल रूप लेने से रोका जा सकता है। शीघ्र पहचान करने से आकलन में सुविधा होती है। शीघ्र पहचान करने से समस्या को दूर करने में कम समय लगता है।
साथ ही शीघ्र पहचान करने से बच्चे में सही समय पर वाणी एवं भाषा का विकास कराया जा सकता है। शीघ्र पहचान करने से बच्चे के संप्रेषण कौशल को अधिक विकसित किया जा सकता है। साथ ही शीघ्र पहचान करने से बच्चे के मूल समस्याओं के साथ अन्य समस्याएं संलग्न होने से रोका जा सकता है, यानी कि एक समस्या के साथ दूसरी समस्या अगर जुड़ रही है तो उससे हम निदान पा सकते हैं। शीघ्र पहचान करने से बच्चे सही समय पर शिक्षा व समाज से जुड़ सकते हैं। साथ ही भारतवर्ष में बड़े देश में लगभग 23,000 बच्चे प्रतिवर्ष दिव्यांगता के शिकार होते हैं। यदि इन बच्चों की दिव्यांगता शीघ्र पहचान कर ली जाए तो दिव्यांगता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो ये थे शीघ्र पहचान के लाभ। अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्या है? जिनकी सहायता से डायग्नोसिस करने के बाद विद्यार्थी या फिर हमारे व्यक्ति को उसकी समस्या के अनुसार स्थानांतरण करने की सुविधा होती है। स्क्रीनिंग के अंतर्गत अनेक टेस्ट की सहायता ली जाती है। यह अज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है, जिससे बच्चे में किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले से ज्ञात है कि किसी भी समस्या को दूर करने के लिए अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होनी चाहिए, जिन्हें टीम अप्रोचेज के नाम से भी जाना जाता है, तथा इन विशेषज्ञों के पास भेजने के लिए बच्चे की समस्या के अनुसार स्क्रीनिंग करना अति आवश्यक होता है। स्क्रीनिंग एवं रेफरल। शीघ्र पहचान से स्क्रीनिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनकी सहायता से डायग्नोसिस करने के बाद व्यक्ति को उसकी समस्या के अनुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। उसको दूर करने के लिए हम विशेषज्ञों की आवश्यकता लेते हैं। जैसे कि विशेषज्ञ लोग जब बच्चे की पहचान करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं तो उससे उसकी समस्या का पता लग जाता है, और फिर बाद में हम उसको अगर कोई प्राथमिक उपचार करके नहीं ठीक कर पाते हैं तो उसे अन्य उपचार के लिए फिर हम आगे के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये था हमारा शीघ्र पहचान या स्क्रीनिंग कह लीजिए। एक क्वेश्चन और है कि शीघ्र पहचान में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लें। शीघ्र पहचान व शीघ्र हस्तक्षेप से माता पिता के साथ साथ यदि समुदाय के लोगों को भी शामिल कर दिया जाए तो बच्चे की समस्या को कम कर सकते हैं, या कह लीजिए उसको हीन भावना से भी दूर किया जा सकता है, और इसको दूर करने में समय जो होगा वो भी कम लगेगा। सामान्यतः बच्चों के लिए प्राथमिक व सामाजिकरण व कह लीजिए कि माता पिता जो होते हैं उनके घर के सदस्यों की भी सहायता ली जाती है। इससे बच्चे घर में ही रहकर उनका अच्छे से उपचार किया जा सकता है। साथ ही अपने घर के सदस्यों का व समाज के लोगों का वो नकल करके उनमें सुधार लाया जा सकता है, या नकल करके वो बच्चे वही कार्य करते हैं जो उनके सामने किया जाता है। तो ऐसे शीघ्र हस्तक्षेप का कार्यक्रम जो होता है सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों के समूह के साथ अभिभावक की भी भूमिका उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अभिभावक को रुचिपूर्वक इसमें जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी समुदाय को जागरूक करना, तथा ये कह लीजिए कि समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए उसमें विकासात्मक कार्य में भी अत्यधिक तेज़ी से उन बच्चों को हीन भावनाओं से अलग करने के लिए उनकी एक जो भूमिका होती है पहले वो भूमिका तैयार की जाती है, ताकि उस बच्चे में हीन भावना ना आए और हीन भावना खत्म हो जाए। शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम होता है इसमें सम्मिलित अभिभावकों के साथ साथ समुदाय के लोगों के भी बच्चे की समस्या और समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो ये था हमारा शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता की भूमिका। तो इसको आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे आप लोगों को पेपर में आने वाले हर छोटे बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। यदि इस वीडियो में आप लोगों को कहीं कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं तत्काल उसका जवाब आप लोगों को दे दूँगी।
तो इस वीडियो को एंजॉय करिए, साथ ही इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आपका पेपर में कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। पेपर सॉल्व करते समय आप लोग अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही परिभाषित किया गया है, बाकी जो आपके अदर जानकारियाँ थीं उन जानकारियों को थोड़ा सा साइड कर दिया गया है। तो आप लोग विशेषकर इस टॉपिक को, जो कि इस वीडियो में बताया गया है, इस टॉपिक को भली भांति पढ़कर तब जाएंगे। इससे आपका पूरा पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कहीं आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा हो, भगवान करे आप सभी लोग, जितने भी लोग गए हैं, सब लोग सफल हो के आएँ और पेपर अच्छे से करके रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।